बाइनोमियल थ्योरम वापस स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर बात ये होगी कि अगर आप लेस देन इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो आर यहाँ पर 2 1 और 2 3 पॉइंट, ठीक है, सारे काम के हैं, ये भी फॉर्मूला काम का है। और ये हो गया तो कोई बात नहीं, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्रीज ऑफ एक्स और 10 का कोफिशिएंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर पहले से ये तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट अब 1 इंटू यहाँ पर n-1 चाहिए तो n-1, क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी अमित गिरी और ये हमारा है लेक्चर 3 बाइनोमियल थ्योरम। वापस स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिए अगर आप देख रहे हैं। तो हमने बात कर ली है बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, जनरल टर्म निकालना, डिपेंडेंट फ्रॉम एक्स के क्वेश्चंस और कोफिशिएंट के भी क्वेश्चंस किए जो सिंपल वाले थे। आज हम पूरी बात करेंगे कोफिशिएंट पर चर्चा इस लेक्चर में। मिडिल टर्म पर हमारी बात हो गई, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर की बातें हो गई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता देता हूँ, ये आपको जरूरी है याद कर लेना और उनको समझ लेना, ठीक है। दूसरी चीज, मिडिल टर्म होने के बाद ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पर बात की। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका होता है एक बार बोलना? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू रखता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। चलिए आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 3। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर सवाल भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज से एनजीटी, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए बात करें इसकी तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व है थोड़ा सा, बाकी कैसा है जेई में ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट टर्म, देखिए अब यहाँ पर कई जगह ग्रेटेस्ट आ रहा है, जैसे पिछली कॉन्सेप्ट में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट था और एक जगह बाइनोमियल कोफिशिएंट था। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है और एक टोटल कोफिशिएंट क्या है और फिर ये ग्रेटेस्ट टर्म अलग से क्या है। तो मैं बता देता हूँ, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट आपका एनसीआर रहता है, जो आप पढ़ते थे एनसीआर बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक सेकेंड, जो आप एनसीआर पढ़ रहे हैं दैट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। लेकिन आप याद करें a प्लस एक्स की पावर n में अगर आपने इसका जनरल टर्म लिखा था तो एनसीआर x की पावर r इंटू ए की पावर n माइनस आर लिखा था। तो आप खुद सोचिए एक मिनट, इसमें ये रहा, ये तो है बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि हम बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है कांस्टेंट होगी, ये भी आपका हिस्सा दे रही है कोफिशिएंट में। तो अगर आप दोनों को साथ में सोचेंगे तो ये टोटल कोफिशिएंट आपका बनता है, ठीक है, टोटल कोफिशिएंट। यानी कि थोड़ा आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी टोटल कोफिशिएंट पर और इन पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब इसी में क्या होता है, टोटल अगर इनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, वो मिडिल टर्म की ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट रहता है मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी कोफिशिएंट। और ये तो टर्म क्या है, टर्म आपका ये है कि कई बार हो सकता है निगेटिव वाला भी जो रहो, तो यहाँ पर आपका मॉडुलस वैल्यू, यानी कि अगर हम x और a दोनों की वैल्यू, क्योंकि वो देते हैं a और x वेरिएबल्स भी, उनकी वैल्यू भी अगर आपको पता हो तो ऐसे कौन से टर्म है जो ग्रेटेस्ट कहलाएंगे। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है ग्रेटेस्ट टर्म की बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि ऐसा टर्म मान लेते हैं जनरल टर्म, तो tr+1 मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर साइन कंसिडर नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू टीआर। बात समझ में आई? यहाँ पर भी मॉड लगा रहे, तो बात यहाँ से ये है, यानी कि हम मान लेते हैं tr+1 जो है उसकी वैल्यू हमारी tr से बड़ी है, तो यही ग्रेटेस्ट है। फाइनली आप यहाँ से कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं tr+1 अपॉन tr मॉड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। देन tr+1 आप ये सब किसके लिए लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं a प्लस एक्स की पावर n के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पर tr+1 ओपन करना आना चाहिए, ये आपने सीख लिया है। तो NCR, ठीक है, x की पावर r और a की पावर n माइनस r, ठीक है। अगला नेक्स्ट NCR-1 x की पावर r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और a की पावर n माइनस r प्लस 1, ठीक है, मॉड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन आप देखें कि यहाँ से NCR अपॉन NCR-1 बाई फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला ओपन हो जाता है n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर इंटू, यहाँ देखते हैं तो यहाँ ऊपर x बच रहा है और यहाँ से एक कैंसिल होकर नीचे a बच रहा है, तो x बाई a। अब आप जानते हैं कि n और r जो है हमेशा इंटीजर होते हैं, ये कंडीशंस हम पहले ही देख चुके कि व्हेन NCR इज डिफाइंड। तो आप ये देखें यहाँ से कुछ काम कर सकते हैं हम, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर बाहर ले सकते हैं और इसको भी क्या करता हूं मैं, 1 अपॉन मॉड
ए बाई एक्स लिखता हूँ, ठीक है, ए बाई एक्स लिखने की कोशिश करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन मैं उधर भेजता हूँ इसको n माइनस आर प्लस 1 आगे फर्दर सॉल्व कुछ इस प्रकार। फिर क्या हो सकता है, n माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आर टाइम मॉड ए बाई एक्स, जस्ट कैलकुलेशन से, बाकी कुछ नहीं। फाइनली आप पाएंगे कि n प्लस 1 इधर रह जाएगा और r उधर जाके कॉमन लेकर 1 प्लस मॉड ए बाई एक्स और बच गया। देन फाइनली r का एक फॉर्मूला मिलता है यहाँ से, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए बाई एक्स। क्या आपको क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, दैट इज r, जिसका कि r लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए हमेशा n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब बात यहाँ पर जैसे ये है कि मान लीजिए आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप मान लीजिए सॉल्व करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका r लेस देन इक्वल टू 3 आया और एक आया r लेस देन इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आया, लेट एग्जांपल। तो यहाँ पर बात ये होगी कि अगर आप लेस देन इक्वल टू 3 ले रहे तो r यहाँ पर दो कंसिडर होंगे आपके 2,3 जब भी ऐसा होगा, और r अगर आपका लेस देन इक्वल टू 3 आया तो यहाँ पर आपका एक ही r कंसिडर होगा, दैट इज 3। तो आप ये ध्यान रखिएगा और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे वापस, तो हमारा जो भी जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1, यानी कि यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट टर्म किसको माना है, लेट ग्रेटेस्ट टर्म, लेट एन जी टी टी आर प्लस 1, हमने माना है कि टी आर प्लस 1 है किसमें, इसमें, तो उसके लिए कैलकुलेशन है बिल्कुल। तो आप चाहिए तो इस पर सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी बढ़िया सा सवाल, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कई लोग आते हैं तो ये चीज़ भी आप, मैंने यहाँ पर कोशिश की बता दी है, तो 2 और 3, ठीक है, लेस देन रहेगा, प्रॉपर इंटीजर आता है तो ये, और वरना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स पर बात करेंगे हम, आज हम बाइनोमियल में एक्सपेंशन पर, तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखिए पहली चीज, नंबर ऑफ टर्म्स a प्लस एक्स, जो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन ले रहे हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स पर विचार करें तो आपको याद ही होगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज है कि आपके पास एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस ऐसे xr की पावर n लोग हैं, मान लीजिए ये एक्सपेंशन है, मैं r ले रहा हूं, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला लिखते हैं n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये एक तरीके से बेगर्स मेथड से आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। दूसरी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि उनमें कैसे निकालते हैं, जैसे कि एग्जांपल से आप समझेंगे। जैसे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए हम नंबर ऑफ टर्म्स पर ही बात कर रहे हैं, तो इधर मैं नंबर ऑफ टर्म्स ही लिखूंगा कैसे निकाले जा रहे हैं। तो इसमें आपको अगर देखना है तो इनकी डिग्रीज को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x की डिग्री 0 इंटू एन है, फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ पर देखें तो 2 इंटू एन है, यानी कि डिग्रीज का गैप जो है वो जो भी है ना। और यहाँ पर टर्म जो है डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, कई बार कई हो चुके हैं, वैसे ये फार्मूला पर बेस्ड कहानी आएगी तो आप कर सकते हैं। बाकी ये जो तरीका है शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, हर टर्म में आपको गैप भी देखना है, कितना गैप है, ठीक है, 45 माइनस 15, ठीक है, 30 प्लस एक फिर जोड़ देना है, गैप से डिवाइड बाई करना है, डिवाइड बाई 2, ठीक है, ओके। चलिए ये एक तरीका है, जनरल ऑब्जर्वेशन से मेथड है कि यहाँ पर आपको देखना है इनके डिग्रीज का कितना है, डिग्रीज में जो गैप है, डिग्री गैप देखना है आपको टर्म्स के अंदर। अगर ये कांस्टेंट है मतलब सेम है तो ही ये यूज करेंगे, ठीक है, डिग्री गैप 1। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जैसे 2, मैं यहाँ पर भी कोई वैल्यू मान लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 15 लिया या 15 लिया, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इसकी जो डिग्री है लास्ट वाली 15 दूना 30 हो गई, और यहाँ पर 15 की पावर 0 x की पावर 0 तो हो गई 30 से 0। तो यहाँ पर क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है आपको, तो ये हो जाएगा 30/2 प्लस 1, सॉरी 30/1 30, ठीक है, यानी कि हायर डिग्री माइनस लोअर डिग्री 30 माइनस 0, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। और गैप कितना हुआ है, एक एक डिग्री का है तो 1, और फिर प्लस 1 इसमें और लगाना है, तो आपके टोटल टर्म आ जाएंगे 31।
जैसे अगर आपको नहीं आई बात समझ में तो एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 2 लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की डिग्री 4 की पावर 30। जैसे मान लीजिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मुझे पता करना है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा x की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा और हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, x की पावर 30 इंटू 4 4 इंटू 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हर टर्म में डिग्री का गैप अगर सेम रहता है तो ये तभी लगाना है आपको, तो सेम, ठीक है, सेम एंड गैप इज इक्वल टू 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का गैप, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसे लिखना है ये आप देख लें एक बार। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू हो जाता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 4 इंटू 30 माइनस 0 डिवाइड बाई गैप कितने का वो डिग्री में 2 और फिर +1 आपको और लगा देना है। तो ये आपका आ रहा होगा 2 और 2 60 और +1, तो 61 आपके टोटल टर्म्स हो रहे हैं। तो आपको कितनी बातें समझ में आई, 1 और 2 3 पॉइंट, ठीक है, सारे काम के हैं, ये भी फॉर्मूला काम का है और ये भी है। तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, अगर आपको नहीं पता है कि ये इस तरह से नहीं दे रहे हैं तो आप जनरल तरीका ये है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में एक और बात कर सकते हैं कि अगर आप सम ऑफ, ठीक है, कई बार आपको जरूरत पड़ती है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ठीक है, एक क्वेश्चन में कई जगह आता है, फिर से बता देता हूं, मैंने बताया अभी। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट या सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जितने भी चाहिए किसी, है ना, इन a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, सारे वेरिएबल्स को 1 पुट कर देना है, पुट ऑल वेरिएबल्स, अगर कांस्टेंट हैं तो उनको एज इट इज वेरिएबल्स इक्वल टू 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 15, अगर कोई बोले कि सम ऑफ कोफिशिएंट लिखिए तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैं और मोल लेता हूँ 1 प्लस माइनस 2x प्लस एक्स क्यूब की पावर 15, ठीक है, 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर की पावर 10, ठीक है। तो जो भी हो, अगर आपको कभी भी टोटल कोफिशिएंट का सम चाहिए तो आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर x दिख रहा है, मान लो a भी हो सकता था कहीं पर, तो सबको 1 पुट करना है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स आ जाएगा 1 प्लस 1, बहुत सिंपल है, 1 प्लस 1 की पावर 15, दैट मीन्स 3 की पावर 15। अच्छा, इधर कितना आ जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, मैं s लिख दे रहा हूँ, इधर भी s लिख दे रहे हैं, कितना आएगा, तो आपको फिर से 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 की पावर 15। फाइनली आपने पाया कि सब 0 हो गया, तो कोई बात नहीं, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस 2, तो 4 और 1 5 की पावर 10, तो 3 की पावर 10। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे मिलते हैं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। और दूसरा, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, 2-3 बातें, एक ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये बंद करते हैं इसको, ठीक है, और वो बातें। चलिए सवाल पर चलते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखते हैं, कह रहे इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 28, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में। अच्छा, अगर कई लोग यहाँ पर सोचेंगे अब डिग्री से सर करके दिखाइए, तो डिग्रीज आज नीचे है, मैंने बोला था, तो यहाँ पर हो सकता है उससे नहीं होगा, और एन भी हमें नहीं पता। देन द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज, तो पहले तो हमें एन चाहिए, तो इनके लिए शायद उसने बोल दिया है कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गए इज इक्वल टू 28। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n हमें नहीं पता, लेकिन r पता है, यहाँ पर 3 लोग दिख रहे हैं, r इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अगर आप देखें तो फॉर्मूला लग सकता है n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 28, ठीक है। चलो ओपन करते हैं, n चाहिए हमें, क्योंकि देखिए n फाइंड करना है यहाँ पर, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, n प्लस 2 c2 इज इक्वल टू 28। एक्सपांड करते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1, 2 कम होगा और नीचे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 28, ठीक है। देन आगे बढ़े, 28 इंटू 2 20 कितना हो जाएगा 56, यस ये हो जाएगा 56। अच्छा 56 को भी 7 इंटू 8 लिख देता हूँ मैं, सही है। क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि बड़ा ये छोटा ये तो बड़ा ये, तो इसको आप डायरेक्ट इसके बराबर कर दे तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो फाइनली n इज इक्वल टू आपको 6 मिल गया। क्वाड्रेटिक बनाने से हम बच गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्जुगेटिव इंटीजर से n का मल्टीप्लिकेशन दिखे तो आप डायरेक्ट चल सकते हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स बताइए, फिर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स पर अगर हमें चलना है तो सम ऑफ ऑल टर्म्स
सारे वेरिएबल्स को कितना करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स या कोफिशिएंट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स वही चीज़ है। तो सबको शायद 1 रखना पड़ता है, तो +4 हो जाएगा कि पावर n कितना है आपके पास 6, तो 4 और 1 5 में से हो गया 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 सबको पता होगा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, हो गया 9 9 9। देख लीजिए भाई कितना आया 9 9 81 81 9 9 किसके लास्ट में है, ठीक है, शायद यही आएगा 729, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये रहा। क्लियर है? तो बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें काम आएंगी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, मूव करते हैं। फाइंडिंग कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए बात करेंगे कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से ही मैं बात करूं तो आपको ये समझ लिए कि पूरे बाइनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं जेई के। दूसरा है सीरीज सॉल्विंग, और तीसरे बस नॉर्मल सब मिक्स करके क्वेश्चन बना रहे हैं। तो फाइंडिंग कोफिशिएंट उनमें से एक है, तो इसमें आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो पहला केस लेते हैं जब आपका सिंपल है जो बाइनोमियल दिखता है। जैसा कि पहला केस बना लेते हैं हम कि अगर आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, या बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से दिखे सिंपल, तो अगर बाइनोमियल आपका सिंपल है a + x की पावर n जैसा है, इसमें आपको कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, बाइनोमियल, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r अगर आपको चाहिए, ठीक है। देखिए हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो पहले इससे ही शुरू करते हैं। तो आपको tr+1 सबसे पहले स्टेप से चलते हैं। tr+1 की जरूरत होती है इसमें, जनरल टर्म दैट इज, है ना। तो पहले आप क्या करते हैं, जनरल टर्म। तो आदत डाल लीजिए, कभी भी कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो आप जनरल टर्म से ही शुरुआत करें। तो कैसे लिखेंगे जनरल टर्म, NCR x की पावर r a की पावर n माइनस r, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, तो यहाँ पर x की सारी डिग्रीज, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r आप देखें तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, आ जाएगा, आंसर आ रहा है यहाँ पर NCR और a की पावर n माइनस r, ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट आ रहा है साधारण भाषा में। चलिए दूसरी बात मैं करूंगा कि बाइनोमियल अगर आपका इन बाइनोमियल 1 + x की पावर n, ठीक है, एज इट इज चीजें आपको याद रखनी है। 1 + x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपको आना चाहिए। तो NCR आएगा आज डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि सिंपल है 1 + x की पावर n में NCR आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अभी मैं चीजें कराऊंगा। तीसरी बात लिख लेते हैं, एक और बहुत जरूरी है, फिर इन बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 - x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू, यहां पर लिखते वक्त आपको NCR -1 की पावर r जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है लगाना, ठीक है, -1। अब इसका जनरल टर्म लिखकर भी ला सकते हैं, तो कुछ चीजें आप याद रखें डायरेक्ट तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तीसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखें, ठीक है। अब कुछ आपके लिए मैं एक जनरल मेथड बता देता हूं। तीसरा स्टेप्स बोल सकते हैं हम इनको, क्या क्या स्टेप्स चाहिए हमें अगर कोफिशिएंट चाहिए। देखिए पहला मैंने क्या बात की, हम सिर्फ सिंपल वाला बात कर रहे हैं अभी a + x जैसा, तो इसके लिए स्टेप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप कि राइट जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है आपका लिखना है राइट जनरल टर्म NCR x की पावर r a की पावर n माइनस r, ठीक है। पहली बार अगर जनरल टर्म आप लिख लेते हैं, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है ना, जिस भी डिग्री का आपको कोफिशिएंट चाहिए, लेट x की पावर r1 का कोफिशिएंट, मैं हिंदी में लिख देता हूं, का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको करना क्या है, देन आपको क्या करना है, सारी वहां पर x की डिग्रीज को कलेक्ट करना है। देन कलेक्ट ऑल डिग्रीज ऑफ x and put them equal to R1 मतलब जिसका कोफिशिएंट चाहिए, मान लीजिए 2 है, अब कोफिशिएंट 0 चाहिए तो उसके हिसाब से 0 के बराबर करेंगे। देन यहां पर तीसरी चीज भी लिख देते हैं, फाइंड R एंड सॉल्व। R फाइंड कर ले, फिर सॉल्व कर ले, जो भी आपका कोफिशिएंट बनता है वो हो जाएगा। जैसे कि एक छोटे से किसी क्वेश्चन से हम शुरू कर सकते हैं ये बात, या अभी रहने दीजिए, पीछे हम कर चुके हैं शायद इसके क्वेश्चन। आगे चलते हैं, दूसरा कोई टाइप पढ़ते हैं।
तो तीसरा, चौथी, पांचवी बात पर आ जाएंगे कोफिशिएंट में ही। अब हम ले लेते हैं कि कई बार क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका बाइनोमियल कुछ इस तरह से दिखेगा कि पॉलिनोमियल इनटू बाइनोमियल होगा। तो पहले केस में क्या था, आपका सिंपल है ना, आपका बाइनोमियल था। अब इसके साथ एक और, जैसा भी पीछे क्वेश्चन एक मिला था कि पॉलिनोमियल साथ में आएगा। एग्जांपल के तौर पर फोटो मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं, 1 + a1x² + a2a1x + a2x² और इधर 1 या a + x ले लेते हैं, और यहाँ पर भी कुछ हो सकता है a + x⁴ है। तो इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x⁴ ढूंढना है। तो ऐसा वाला सवाल आपने देखे होंगे, आपको समझ में आया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कहानी ये है कि इसके लिए आप, जैसे कि क्वेश्चन में ही बता पाऊंगा, है ना, बाइनोमियल इसका आपको जनरल टर्म लिखना है। तो राइट GT, तो इसका जो भी जनरल टर्म आता हो NCR x⁴ a⁻r, और ये लोग जो है डिसाइड करेंगे। तो पहली चीज यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन 3 हिस्सों में चलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 3 ही लिखे हैं तो आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोफिशिएंट ऑफ x⁴r चाहिए वहां से, ठीक है, r या जो भी चाहिए, तो आपको पहले इसके हिसाब से देखना है। आपको कोफिशिएंट ऑफ x⁴r चाहिए, तो x⁴r के लिए जनरल टर्म है, तो यहाँ पर x की डिग्री 0 है, आपको ये देखना है 1 है, और यहाँ पर a1 × x⁴1 वाला आपको देखना है, और यहाँ पर है a2 × x², यानी कि ये टर्म आपके जनरल टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बीच में प्लस साइन है, जो साइन है वो साइन कंसिडर करेंगे हम कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बातें, तो आप फिर से इसमें, क्योंकि ये जनरल टर्म होने का मतलब क्या है कि इसके पास x की डिग्रीज में जो भी अवेलेबल होगा वो आपको देने की कोशिश करेगा। मान लीजिए इसके पास डिग्री अवेलेबल ही नहीं है, तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल n हो नहीं सकता या r भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, पूरा इंटीजर होता है। तो अब इसके हिसाब से यहाँ पर 0 है, अब जो डिजायर्ड आपका रहे, है ना, देन अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, अकॉर्डिंग टू इट, है ना, फाइंड सॉल्व फॉर r। तो आपके तीनों r अलग अलग आएंगे, एंड राइट कोफिशिएंट, तो एक ये हो जाता है, ठीक है। चलो, तो पॉलिनोमियल इनटू बाइनोमियल में क्या होगा, आपका अगर आगे पॉलिनोमियल आ रहा है तो इसके हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके हिसाब से आपके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, जितना भी यहां से चाहिए। मान लो उस से 10 बोल रहा था तो 2 पहले, तो अब 8 वाला देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेट x⁴10 का कोफिशिएंट ढूंढ रहा है कोई, ठीक है। तो x⁴10 का मतलब है यहाँ पर x² है, तो अब आप x⁴8 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, कोफिशिएंट इन a + x⁴n। समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर x⁴1 था, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, x⁴10 का कोफिशिएंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर पहले से है, तो x⁴9 का कोफिशिएंट अब आपको चाहिए, क्योंकि x पहले से दे रहा है। टोटल कोफिशिएंट इन, ये कहने वाली बात है, a + x⁴n, और अगर इसके पास 0 है तो ये पूरा चाहेगा कि x⁴10 मुझे मिले का कोफिशिएंट। ये छोटा सा लॉजिक, और बीच में प्लस, और जो भी था a1 पहले था या a2 था, वो चीज़ें आपकी लगी रहेंगी। यहाँ पर a2 लिख लो, यहाँ पर a1 भी लिख लो इसके साथ, और यहाँ पर x⁴10 का कोफिशिएंट इन a + x⁴n। आई होप आपको मेथड समझ में आया। देखिए, इसके लिए कोई मेथड नहीं है, बस मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं। आइए सवाल में देखते हैं। तो जैसे कि इस सवाल में भी कैसा है, आपका पॉलिनोमियल है और साथ में बाइनोमियल है, तो आप ये समझिए, प्रयास करें कि ये चीज जो है पॉलिनोमियल है, इसके पास डिग्री नहीं है, बाइनोमियल इसके पास है, तो यानी कि कभी भी जनरल टर्म जो लिखा जाएगा, इसका मतलब वो बाइनोमियल का लिखा जाता है, बाइनोमियल का, और लेकिन उसके डिग्रीज कैसी चाहिए, क्या चाहिए, ये उसके साथ बैठा हुआ इंसान तय करेगा। ये लो, तो बाइनोमियल का GT आप लिख दें, इसका जनरल टर्म होता है NCR -1⁴r × x⁴r, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है, बहुत सिंपल। अच्छा, पॉलिनोमियल में कौन लोग बैठे हैं, अगर ध्यान से देखें तो 1 + x बैठा है, ठीक है, इनटू। तो अब अगर आपको यहाँ से देखा जाए तो इसमें से कितने का कोफिशिएंट चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कोफिशिएंट हमें चाहिए यहाँ से x⁴n। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर x⁴n चाहिए तो पहले ये सोचेगा कि मुझे x⁴n लाने के लिए यहाँ से कितनी x की डिग्री चाहिए, तो इसके पास ऑलरेडी x⁴ 0 है, ठीक है, और इसके पास x⁴1 है, तो ये लोग को सोचेंगे कि मुझे फिर x⁴n का कोफिशिएंट, जैसे ये सोचेगा कि मुझे अब n तक पहुंचने के लिए x⁴n का कोफिशिएंट लाना पड़ेगा, उसी प्रकार ये सोचेगा मुझे x⁴1 कम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 1 है, तो इसको n-1 का कोफिशिएंट चाहिए, बात सही है, और इनके साथ 1 1 है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 × है ना,
x की पावर n का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू जो भी है वहां पर x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। देखो मैं तरीके से सिखा रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं n माइनस 1 इन 1 माइनस, तो आप शुरुआती दौर है, आप आराम से सीखें, ठीक है। चलिए, तो आपको डायरेक्ट पीछे अगर चलें तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं, जैसे कि आपने पीछे किया है x की पावर r का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स की पावर n, अगर आप देखते हो तो ये आता है NCR माइनस 1 की पावर r। बात समझ में आई? अब इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर r आता है तो ये चीज यहां पर जिम्मेदार है। दूसरी चीज कि ये जो x है, ठीक है, x अगर देखा जाए तो ये यहां पर मैच करना चाहिए, ठीक है। कल को एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी है कि और जो भी आप ट्रिक यूज कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से समझ कर ही अप्लाई करें। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x की पावर n, तो ये हो जाएगा मुझे लग रहा है NCN और माइनस 1 की पावर n, यही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू यहाँ पर n माइनस 1 चाहिए तो NCN माइनस 1, क्योंकि r आपका ये बनता है, यहाँ पर कितना r चाहिए तो ये आपका r बनता है, और इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, कोफिशिएंट तो यही है। तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से। NCN कितना होता है? NCN 1 होता है, तो माइनस 1 की पावर n और प्लस ये NCN कितना माइनस 1 n हो जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1। फाइनली कुछ मिल रहा है? ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने कॉमन किया माइनस 1 की पावर n माइनस 1 भी कॉमन लिया, तो मैं कॉमन लेता हूँ माइनस 1 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेके देखते हैं, तो यहाँ से तो मिल रहा है, तो ये हो जाएगा n और यहाँ माइनस 1 छोड़ेगा तो n माइनस 1 है क्या ऑप्शन में आपका कहीं? ठीक है, रुकिए, अच्छा फिर माइनस 1 की पावर n भी कॉमन लेके देख रहे हैं दूसरा, तो माइनस 1 की पावर n अगर कॉमन लेते तो क्या बचता? तो बचता 1 माइनस, अब यहाँ 1 और यहाँ माइनस n, ये है क्या आंसर? ये भी चलेगा, हाँ ये है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों बातें थी, दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे चलते हैं, तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। देखिए इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ये आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो आप ध्यान से देखें, ये आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या दिया है? 1 प्लस ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये आपका बाइनोमियल है, ठीक है। तो यानी कि पॉलिनोमियल इनटू बाइनोमियल के क्वेश्चन कई बार आते हैं कोफिशिएंट निकालने वाले। तो बाइनोमियल किस में लग रहा है? 1 माइनस 2x की पावर 18। कितने का कोफिशिएंट चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा कुछ बोल रहे हैं एक्स क्यूब, कुछ तो दिया है, चलो देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन पावर्स ऑफ एक्स आर बोथ 0। तो दोनों के कोफिशिएंट फिलहाल 0 है, चलिए कोई बात नहीं। अब बात यह है कि आप बाइनोमियल का जीटी लिखते हैं, यस, तो इसका आप जनरल टर्म लिख लें यहाँ पर। जनरल टर्म यानी कि जनरल आदमी जो चाहिए फिर वो मिलता है उसके पास से। माइनस 2 की पावर r कर दूं इंटू एक्स की पावर r इंटू 1 की पावर n माइनस r, तो n आपका 18 है, तो 18 लिख सकते हैं आप, r नहीं पता, n 18 लिख दें, चलिए। तो 18CR माइनस 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर r। अब बात यह है कि आप यहां से पहला देखें तो 3 बातें यहां से फिर से होंगी, इसका मतलब तो पहला है 1 इंटू एक्स की पावर, यहां से कितना चाहिए पहले, अगर मतलब मैं जनरल की बात कर लूं, एक्स की पावर r, अब डिपेंड करेगा कौन सा चाहिए, ठीक है। तो इसके पास पहले से a है, या एक काम करते हैं अलग अलग चल रहे थे। तो पहला केस, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ, यहां से समझ में आएगा, एक्स क्यूब क्या है? 0 है, 0 है, एक्स आर बोथ 0। तो आपको इसका मतलब पहला केस आप सोच रहे हो, यहां से देखो, यहां से ही सोच सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, तो कोफिशिएंट एक्स क्यूब के लिए 1 इंटू यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, प्लस a इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा पूरा, b इंटू एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, ये सब ढूंढना पड़ेगा हमें इसमें। तो क्या आप लिख पाएंगे ये? तो बस यही लिखना है यहाँ पर। तो पहला ये हो जा रहा है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसमें ढूंढना है, यानी कि एक्स की पावर r। देखिए r इसका मतलब आज आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ और होता, r1 प्लस r2 या और कॉम्बिनेशन, तो फिलहाल पॉलिनोमियल और बाइनोमियल में नहीं होता है, तो आपको उस हिसाब, तो r की वैल्यू कितनी हो रही? 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर r आपका 3 हो रहा है, इसके लिए r आपका 1 हो रहा है,
उसके लिए R2 हो रहा है, यहाँ पर R1 हो रहा है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। चलें, तो हो गया ये 1 इंटू एक्स क्यूब का मतलब है इसमें रख दें, तो 18C3 माइनस 2 की पावर 3 कोफिशिएंट उठाना है हमें। अगला a टाइम्स r को 2 रखना है, तो 18C2 माइनस 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस अगला 18C1, अच्छा b भी है साथ में, वो कोफिशिएंट, उसके भी कोफिशिएंट नहीं छोड़ने हैं आपको, तो b 18C1 माइनस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। 18C3 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 3 टू 1, और माइनस 2 की पावर 8 हो जाएगा, 38 हो गया। अच्छा, प्लस a टाइम्स 18 इंटू, देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है इस सवाल में, 2 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस b की पावर b इंटू 18C1 हो जाएगा 18, और माइनस 2 का माइनस लगा लेते हैं। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 18 कॉमन लेके 0 कर सकते हैं और चीज़ें कैंसिल कर लें। देखिए मैं इसी प्रकार से बता सकता हूँ आपको, क्या है 18 कॉमन लेके 0 कर रहे हो तो 2 8, और इधर 2 2, 18 कॉमन लेके 0 हो गया, तो माइनस 17 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 जो भी हो जाए, और इंटू 8 इधर भी है, इंटू एक और 8 है, प्लस 18 इंटू 17, भाई थोड़ा कैलकुलेशन है, आप संभालिएगा, मैं आपको बातें बता दो सकता हूँ, माइनस 18 तो चला गया ना, 18 चला गया, तो 17 17 दूना 34, तो 34a माइनस b इज इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार सेकंड काम भी आपको इसी में करना पड़ेगा। सेकंड के लिए आप देखें तो अब आपको x की पावर 4 का करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार आपके r फिर से बदलेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा इंटू r इज इक्वल टू, आपको अब 3 यहाँ पर है, आपको 4 का आदमी चाहिए, सॉरी यहाँ से इससे देखना है वापस वरना गड़बड़ हो जाएगा। x की पावर 4 का आदमी चाहिए, तो x की पावर 4, यहाँ पर x पहले से, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि r इज इक्वल टू 3, यहाँ पहले में r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 3 इसके लिए, और r इज इक्वल टू इसके लिए 2 रखना पड़ेगा। तो फिर से आप सेम काम करके आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से कैसे लेना है, 1 इंटू एक्स की पावर 4 यानी कि r4, तो 1 इंटू r4 इसमें रख दें, ये आपका कोफिशिएंट है, तो 18C4 माइनस 2 की पावर 4, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a टाइम्स आपको r की जगह 3 रखना है, तो 18C3 माइनस 2 की पावर 3, अब जल्दी हो जाएगा, प्लस b, अब आपको शायद 18C2 और माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0 करना है, कोफिशिएंट x की पावर 4 का भी 0 है, तो आपको यहाँ से फिर से a और b में इक्वेशन मिलेगी। देन ये कैलकुलेटिव है, मैंने पहले ही बोला, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मेथड समझना चाहिए, और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है बाइनोमियल, ठीक है, ओके। तो कहानी ये है कि पॉलिनोमियल इनटू बाइनोमियल अगर कभी भी होता है तो आप इस तरह से अप्रोच करेंगे, साथ में जो पॉलिनोमियल होगा इसके हिसाब से कोफिशिएंट डिसाइड होगा, कितना डिग्री आपको इधर से लेना है वो मिलेगा, तो जनरल टर्म लिखकर आप यहाँ से कितना भी डिग्री ले सकते हैं जितना रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनी है, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका क्या क्या बातें हो गई, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, आप सॉल्व करेंगे और ए और बी फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। तो आप मेथड समझते रहिए, आगे चलते हैं। तो हमने अभी देखा सिंगल बाइनोमियल हो उसमें कैसे एक्स का कोफिशिएंट ढूंढते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल के साथ बाइनोमियल हो तो कैसे ढूंढते हैं, और तीसरी चीज अब हम ढूंढेंगे इसमें तीसरा एक्स के कोफिशिएंट फाइंड करने वाला। तो आपकी अब 2 बाइनोमियल होंगे, तो मान लेते हैं दोनों बाइनोमियल हैं, बाइनोमियल 1 इंटू बाइनोमियल 2। तो अगर सवाल में आपको बाइनोमियल 1 इंटू बाइनोमियल 2 मिल रहे हैं 2, एंड यहाँ पर x की पावर r का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए समझिए इसको, अगर हमें करना है तो कहानी यही है, बहुत आसान है। अगर आपको 2 बाइनोमियल दिए तो दोनों का आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप r1 को सोच लें, क्योंकि वेरिएबल्स आप जैसे r यूज कर रहे थे उसी प्रकार 2 लेने पड़ेंगे, तो r1 r2, ये इससे अधिक भी है, कितने भी बाइनोमियल मल्टीप्लाई तो r3 ले लेंगे। तो बहुत आसान स्टेप है, आपको जनरल टर्म 1 इसका लिखना पड़ेगा, यानी कि टोटल जनरल टर्म जो होगा वो जनरल टर्म 1 इसका इंटू जनरल टर्म ऑफ 2, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। जनरल टर्म जैसे मान लीजिए NCR1, आप कैसे लिखेंगे, x की पावर r1 इंटू a की पावर n माइनस r1, ठीक है, मान लेते हैं, इंटू दूसरे का जनरल टर्म मान कैसे आएगा इसी प्रकार,
NCR2 x की पावर R2 और a की पावर n माइनस R2। देन आप इसको थोड़ा बहुत व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो कोफिशिएंट्स को सबसे पहले आप साथ में लिखेंगे, ऐसे लिख लें आप। फिर x की डिग्रीज टोटल ऐड करेंगे, R1 प्लस R2 यहाँ पर आ रहा है, और a की डिग्री जो भी है ये बाद में लिखें, x की डिग्रीज तो पहले a लिख लीजिए आप। तो a की डिग्री जुड़ जाएंगी n माइनस R1 प्लस n माइनस R2 जो भी आए। तो ये कंप्लीट कोफिशिएंट आपका होता है यहाँ तक। R1 R2 की वैल्यूज बच चाहिए आपको यहाँ पर, n भी आपको पता है। R1 R2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पर x देखा तो आपने R1 प्लस R2 मिल जाएगा, मिला। अब कहानी ये है कि जितनी भी डिग्री का कोफिशिएंट चाहिए, जैसे आपको x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए, x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको यहाँ पर x की टोटल डिग्री देखनी है। तो यहाँ से आप करेंगे कि जितना चाहिए, तो R1 प्लस R2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, क्योंकि फाइनली R1 और R2 की ऐसी वैल्यूज आपको ढूंढनी है जिनका जोड़ जो डिजायर्ड है डिग्री कोफिशिएंट वो मिल जाए। तो आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे एक। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यानी कि दूसरा स्टेप है फॉर्म टेबल, ठीक है। तो पहला स्टेप ये रहा कि आप जनरल टर्म लिखेंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप टेबल बनाएंगे। अब टेबल में R1 R2 की जो भी वैल्यूज आए, जो भी यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, है ना, लेकिन उस पर कंडीशंस आप ये देखेंगे कि R1 की वैल्यू जो होनी चाहिए n से बराबर या छोटी होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। R2 की भी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, n से छोटी रहनी चाहिए। दूसरा कि ये कंडीशन भी यहाँ पर लगेगी कि R1 प्लस R2 का जोड़ हमेशा R तक आना चाहिए। तीसरी चीज ये कि R1 और R2 इंटीजर होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे R1 R2 के। एंड देन तीसरी चीज, अगर आपको x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये R1 R2 के लिए आपको x की पावर r का कोफिशिएंट मिल जाएगा, ये रहा। तो ये आपका होता है कोफिशिएंट। तो इसमें आप R1 R2 की वैल्यूज जो टेबल में आएंगे वो लिखेंगे, और क्रमशः अलग अलग जो वैल्यूज आएंगे उनको फिर एडिशन करके टोटल सॉल्व करके आप पहुंच सकते हैं x की पावर r के कोफिशिएंट तक, दो बाइनोमियल जबकि मल्टीप्लाई हो। तो पॉलिनोमियल इनटू बाइनोमियल हो गया, सिर्फ बाइनोमियल एक हो गया सिंगल, उसके साथ पॉलिनोमियल वो हो गया, दो दो बाइनोमियल या इससे अधिक भी आए तो भी मैंने बोला यही स्टेप करना है आपको। तीन वहां पर क्या होगा, R3 ऐड हो जाएगा एक और, तो R3 के हिसाब से फिर तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन बनेंगे। और R1 R2 को आपको इस प्रकार सोचना है कि लेस देन इक्वल टू n हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो जो NCR की कंडीशंस है वो फॉलो होनी पड़ेंगी। यहाँ पर NCR डिफाइन होना चाहिए, ये आपको तय करना है। ऐसे R1 R2 ढूंढने जो जिनके लिए आपका NCR यहाँ पर जो लगे हैं, ये दो NCR R1 R2 दोनों डिफाइन होने चाहिए। जैसे कि एक सवाल में इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। आइए तो एक सवाल में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अच्छा सवाल है, यही आपका सवाल एक बार मैंने देखा एडवांस में आया शायद, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब कॉन्सेप्ट को हमेशा समझने का प्रयास करें। और सवाल किधर आता है, कहाँ का है, ये डजेंट मैटर, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स। तो शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों बाइनोमियल हैं, यानी कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है और दो दो बाइनोमियल है। दोनों बाइनोमियल के आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले बोला आपको जनरल टर्म लिखने पड़ेंगे। तो पहला बाइनोमियल का जनरल टर्म MCR1, इसके लिए मैं R1 मान के चल रहा हूँ, इसके लिए R2 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो MCR1 और क्या हो जाएगा, जनरल टर्म क्या होता है, माइनस वाई की पावर R1 हो जाएगा इंटू 1 की पावर m माइनस R1, तो नहीं लिख रहे। तो पहला जनरल टर्म हो गया, इंटू सेकेंड जनरल टर्म इसका लिखेंगे तो NCR2 इंटू वाई की पावर R2 हो जाएगा, जो भी वेरिएबल हो आपको लिखना आना चाहिए। देन आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे, कैसे, तो MCR1 इंटू NCR2, साथ में इसका माइनस ले दो, माइनस 1 की पावर R1, और सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले लेना, तो y की पावर R1 प्लस R2 मिलेगा आपको। क्या ये मिलेगा, तो बिल्कुल आप जनरल टर्म पहले लिख लें इस तरह से अरेंज करके। तो इसके कोफिशिएंट की बात करें तो ये इतना कोफिशिएंट है, बाकी तो वेरिएबल है, तो यानी कि कोफिशिएंट इसको चाहिए तो ये देगा आपको। बस दिक्कत ये है कि मुझे R1 R2 नहीं पता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी वो कह रहा होगा उसके सवाल पर चलते हैं। तो सवाल में पहली चीज आप नोटिस करें तो उसने क्या किया, इन दोनों बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल का मतलब होता है इसके पास बहुत सारे टर्म हैं, इसके पास भी बहुत सारे टर्म हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और फिर ऐसे टर्म ओपन हो रहे हैं, इसका मतलब तो यही निकल के आता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि A1 है A2 है, हमें क्वेश्चन में m और n पता ना है, और A1 A2 दिया भी है हमें 10, लेकिन आप A1 A2 जो 10 दिया है, इसका मतलब पहला ये हो गया, A1 जो है आप उसको देखें तो ये कोफिशिएंट जो है, जो ओवरऑल आ रहा है y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ y मैं लिख सकता हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ y हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि y की डिग्री यहाँ पर 1 है, तो ये टोटल डिग्री है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो दैट मींस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पर R1 और R2 के लिए आपको कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ेंगे। दूसरी चीज इसी प्रकार आप देखें तो A2 भी आपका 10 है, तो A2 और ये दिया है आपको कितना 10,
यहाँ पर लिख देते हैं 10, ठीक है। और a2 भी आपको 10 दिया है, लेकिन a2 जो है इसी प्रकार वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आपको लिख लेना चाहिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आज के दिन इसके लिए फिर r1 प्लस r2 को शायद आपको 2 करना पड़ेगा, और r1 r2 के लिए फिर से आपको टेबल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। बिल्कुल समझ में आ रही है कहानी। आइए देखते हैं। तो ये आपको रिलेशन से समझ में आएगा। मैंने पहले बोला r1 r2 के वैल्यू n से n जो भी हो, n है m है, उससे छोटी होनी चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले हिट एंड ट्रायल मारेंगे, 0 1 कर सकता हूँ, 1 0 कर सकता हूँ, 1 1 हो नहीं सकता, निगेटिव ले नहीं सकते। r2 r1 जितने भी होते हैं, मैंने बोला एनसीआर के हिसाब से इनको 0 या 0 से बड़े ही होना पड़ेगा, और दूसरा इंटीजर होना पड़ेगा, तीसरा इनको है ना लेस देन इक्वल टू n या m भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बातें आपको यहाँ समझ में आई। अच्छा इधर क्या समझ में आ रहा है, इधर से आप 0 2 ले सकते हो, 2 0 ले सकते हैं, एंड 1 1 ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल बने हैं। तो इसी प्रकार मान लीजिए 3 होते, R3 होता तो भी आप बना सकते हैं। ये आपको अपने आप खुद देखना है। चलिए, तो अब हम अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर A1 जो है कोफिशिएंट बोले तो 10 है वो, और कोफिशिएंट मिलेगा कैसे, ये रहा कोफिशिएंट। तो पहली बार हम पहला रखेंगे, दूसरी बार दूसरा, तो आओ पुट करते हैं। तो ये हो जाता है MC R1 0, NC R2 1 और -1 की पावर R1 बोले तो 0। क्या आपको समझ में आया? प्लस साथ में दूसरा, अब प्लस लगाकर दूसरी वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो MC 1 हो जाएगा R1 की जगह, और NC 0, ठीक है, NC 0 और -1 की पावर हो जाएगा 1। अब फाइनली इनको थोड़ा बहुत रिड्यूस करेंगे हम अगले स्टेप में, तो इसका भी लिख लेते हैं फिलहाल। 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपको इसमें, तो MC 0 NC 2 और -1 की पावर 0 प्लस 3 आने वाले हैं यहाँ पर, तो प्लस अगला MC 2 NC 0 और -1 की पावर 2। इसी प्रकार प्लस अगला तीसरा भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो MC 1 इंटू NC 1 और -1 की पावर 1। एक काम करते हैं, थोड़े अगले स्टेप में हम चलकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बच रहा है। MC 0 होता है 1, NC 1 -n हो जाएगा, ये नहीं -1 की पावर 0, तो n बचा है यहाँ पर, और ये कितना बच रहा है MC 1 1 और -1। तो फिलहाल शायद n माइनस m इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो पहली इक्वेशन आ रही है n माइनस m इज इक्वल टू 10। आओ चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो फिर से लोग देखें, MC 0 1 होता है, NC 1 n होता है, -1 की पावर 0 तो 1 हो गया, तो n बचा है यहाँ पर, यानी कि ये पूरी चीज क्या हो गई आपकी, हो गई n, और ये क्या हो रहा है -m। तो n माइनस m लिखा है मैंने 10 के बराबर, बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, -1 की पावर 0 तो 1 हो रहा है। NC2 को आप ओपन कर दें तो NC2 कितना हो जाएगा, nn माइनस 1/2। एक सेकेंड, ठीक है, तो हो जाएगा nn माइनस 1/2, ठीक है, प्लस आगे चलते हैं। तो ये हो गया, प्लस MC2 है, NC0 1 -1 का स्क्वायर भी 1, तो MC2 लिखना चाहिए, दैट इज mm माइनस 1/2 हो जाएगा, 2 × 1। अच्छा लास्ट बच गया एक और, शायद उसमें डिग्री -1 की पावर 1 था, तो ये माइनस आ जाएगा, और m और n आ रहा है यहाँ से, तो m × n, तो -mn इज इक्वल टू, ये भी 10 है। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 का एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2mn इज इक्वल टू 10। मुझे लग रहा है ये 3 मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, दैट मीन्स m माइनस n का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो ये बचा n प्लस m इज इक्वल टू 10। फर्दर आप m माइनस n की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस n प्लस m इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से फिर आपको n प्लस m या फिर m प्लस n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 90, ठीक है। तो ये 90, दो इक्वेशन मिल गई आपको, n और m में चाहिए था, तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये आप निकाल सकते हैं दोनों को सॉल्व करके। जैसे मैं पहले एडिशन कर दूं तो शायद 2n इज इक्वल टू मिल जाएगा 90 प्लस 10 100, तो n की वैल्यू आ रही है 50। चेक करेंगे, कैलकुलेशन एरर बस नहीं होना चाहिए, अगर घटा देते हैं तो माइनस लगा दो, या 2m इज इक्वल टू कर लो, तो 2m इज इक्वल टू 90 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज 80, तो m की वैल्यू आ रही है 40। तो हम ये चेक करते हैं क्या हमारे ये आंसर आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 50, m इज इक्वल टू 40। ये कुछ अलग आ रहे हैं, 1 मिनट 35, कुछ कैलकुलेशन एरर देख लेते हैं फिर से। mm माइनस 1/2 -1 का स्क्वायर कुछ छूटा तो नहीं, सही है, ठीक है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट A2 इज इक्वल टू 10, सही है। mn माइनस mn, mm माइनस 1, nn माइनस 1 का स्क्वायर 2, ठीक है।
और पहला इक्वेशन देख लेते हैं। तो n माइनस एम इज इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, सारे कैलकुलेशन सही हैं, देख लेते हैं। n माइनस एम इज इक्वल टू 10 हुआ, एलसीएम लिया है तो n स्क्वायर माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2mn। अच्छा इधर 20 हो गया भाई, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा संभाल लेते हैं ये वापस। 2 का मल्टीप्लिकेशन छूट गया यहाँ पर, तो इधर आकर ये 20 हो जाएगा। तो फाइनली इधर 20, तो m माइनस एन का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर लगाएंगे, दैट इज 100 माइनस एन प्लस एम इज इक्वल टू 20। तो फाइनली आपका इक्वेशन आ रहा है n प्लस एम इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो यहाँ सर अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहला इक्वेशन वो और दूसरा ये। तो पहला काम ऐड किया है तो आपका कितना आ रहा है 2n इज इक्वल टू 80 10 90, तो n इज इक्वल टू 45, यस वैल्यूज बदली। और n अगर 45 आया है तो आप उसमें रख दें, तो 45 माइनस एम इज इक्वल टू 10, तो m इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो अब आंसर है क्या, n 45 और m 35, 45 और 35, यानी कि रुक जाए 1 मिनट देख लेते हैं। m आपका क्या है वो देखिए, m कितना है, m है 35 और n है 45, तो उसने mn बोला है, तो 35 40 आपका शायद सी ऑप्शन फिर करेक्ट है, तो बिल्कुल तो सी ऑप्शन मिल गया। तो कहने वाली बात यह, आप इसके तरीके को समझें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें कैसे चलना है, तो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल आपको मिल सकता है। तो ये आते हैं आपके कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन। दिखा देता हूँ और भी हैं, जैसे एक और सवाल है, कोशिश करते हैं ये बनाने का, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन आप अपने आप करें तो अच्छा रहेगा। तो फिर से देखते हैं इसको क्वेश्चन, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स की पावर 10 है, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक चीज़ और है, कई बार आप अलजेब्रा के जो रूल्स हैं या आइडेंटिटीज हैं उनका इस्तेमाल करके चीज़ों को और छोटा कर सकते हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि आप इसको और छोटा कर ले, सिंप्लीफाई करके। जैसे मुझे नजर आ रहा है एक चीज़ होती है शायद 1 माइनस एक्स का अगर क्यूब, यानी कि 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब करूँ, तो मुझे लग रहा है 1 माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये कोई फॉर्मूला है बिल्कुल है। तो फिर इस हिसाब से अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स की डिग्री 9 दे दूं, ठीक है, तो ये कंप्लीट एक कुछ बना देगा। और 1 माइनस एक्स एक जो बचा वो इसके साथ लेकर मुझे लग रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बना दूंगा मैं 1 माइनस एक्स क्यूब। ध्यान देना 1 माइनस एक्स क्यूब की डिग्री हो जाएगा 9। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हो जाएगा। अगर ये हो रहा है तो इसमें मुझे, ठीक है, इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हुआ है ना, इसके एक 1 माइनस एक्स इसके साथ और बाकी 9 इसके साथ। चलिए तो अब इसमें मुझे क्या देखना है, किसका कोफिशिएंट देखना है, x की पावर 18 का कोफिशिएंट चाहिए कि नहीं। तो x की पावर इन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइए अब मैं इससे बात करूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हें कितना चाहिए, तो इसके पास x की पावर 0 है पहले से, इसके पास माइनस टाइम्स x का की डिग्री 2 है, तो इसको जरूरत है वहां से x पावर 18 होने के लिए, यानी कि x की पावर 18 ही ढूंढेगा ये, और ये माइनस ऑफ x की डिग्री 16 ढूंढेगा, क्योंकि 16 तो 18 और इधर भी 18, जोड़ बराबर रहना चाहिए। तो दैट मीन्स एक बार r इसके हिसाब से चलेगा, एक बार इसके हिसाब से। तो पहला केस, पहला देखते हैं जब हम इसके हिसाब से, तो यानी कि r हमारा कितना हो जाएगा फिर 18। अच्छा इसका पहले जनरल टर्म भी लिख लेते हैं, जनरल टर्म लिखना जरूरी है, बाइनोमियल ये है, पॉलिनोमियल वो है। तो 9c, या मैं डायरेक्ट बता देता हूं, चलो ना आप ऐसे ही कर लो, 9cr, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब की पावर r। इसको थोड़ा अच्छे से कर ले तो 9cr माइनस 1 की पावर r और x की पावर 3r। तो यहां से आपको डायरेक्ट चीजें दिख रही है कि 3r, पहला केस हो जाएगा कि 3r को आप 18 के बराबर करें, क्योंकि ये डिग्री यहां से बहुत सारी 3 की मल्टीपल डिग्रीज देगा ये, लेकिन हमें जितना चाहिए हमें उतना ही लेना है। तो 18 यहां पर है, 3r को 18 के बराबर किया तो r मिल गया कितना 6। तो 6 को रख के आप कोफिशिएंट ले सकते हैं। तो कोफिशिएंट यहां से क्या आ रहा है, जो पहला आ रहा है पहले अकॉर्डिंग, तो आप रखें उधर इसमें कोफिशिएंट में, तो 9c6 और माइनस 1 की पावर 6 हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। दूसरा काम इसी प्रकार करेंगे आप, अब माइनस तो इसके साथ आ ही रहा है, तो कोफिशिएंट तो हम लेंगे ही, पहले r देख लेते हैं। तो यहाँ पर 16 है, यानी कि 16 टोटल डिग्री को 3r के बराबर करना पड़ेगा। तो 3r इज इक्वल टू 16, और r आज जो भी हो डेसिमल में आएगा, 3 3 9 3 5 15, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग। लेकिन आपको पता है r हमेशा इंटीजर चाहिए, तो ये नॉट इंटीजर है तो हमें ये नहीं लेना है। यानी कि यहां से हम अगर देखें तो इसका कोफिशिएंट एक तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा 0 आ रहा है। तो फिर यानी कि एक ही कोफिशिएंट दे रहा है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए आपका। देखते हैं कितना आ रहा है, तो 9c6 इज इक्वल टू 9c3 होता है, माइनस 1 की पावर 6 इवन डिग्री है तो 1 हो जाएगा। 9c3 को आप कैलकुलेट करके 9, चलो इधर कैलकुलेट कर देते हैं नीचे, तो टोटल आंसर आना चाहिए 9 8 7 नीचे 3
2 1, 3 3 और 2 4, 4 या 12 और 12 इंटू 7 कितना होता है देख लो, 12 इंटू 7 कितना होता है सर, है 504, 12 इंटू 7 84 होता है ना, या है ना, साइन पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ठीक है, 84 आपका ऑप्शन में है, आंसर हो गया। ठीक है, तो कितने आसान सवाल हैं आपको x के कोफिशिएंट बेस। तो मैं बिल्कुल बोलता हूं आप ये एक बार देख लें, और भी सवाल मिल सकते हैं, या हम ये चीजें हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में, काउंटिंग रेशनल, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इस लेक्चर में बची हुई हैं। तो जितना लेकिन आज तक हो रहा है आप अगर ध्यान से पढ़ें, इनके सवाल बनाएं, तो आपको इन पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ कर याद कर लें। ये बहुत काम के हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला आज जो हमने किया इस लेक्चर में, कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट ढूंढने वाले क्वेश्चन। तो ये 3 बातें मैंने बताई, एक सिंपल बाइनोमियल हो, एक पॉलिनोमियल के साथ बाइनोमियल, यानी कि 3 केसेस थे कोफिशिएंट वाले में, एक था बाइनोमियल, सीधा बाइनोमियल हो आपका कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन के लिए, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने जो पॉलिनोमियल इनटू बाइनोमियल में आपको कोफिशिएंट ढूंढना पड़े। ठीक है, अब वो 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, कितना भी हो, है पॉलिनोमियल तो ठीक है। और जनरल टर्म हमेशा किसका लिखते हैं, बाइनोमियल का लिखते हैं। और तीसरा केस है आपका बाइनोमियल और इनटू बाइनोमियल कितने भी सारे हों, तो इसमें आपको टेबल वगैरह बनाना पड़ता है। तो आप तीनों बातों को समझें, इससे ज्यादा आपका सवाल कोफिशिएंट बेस्ड पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज यहीं स्टॉप करेंगे। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए आगे के लेक्चर भी। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।